अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जुम्मे का रोज़ है तो यकीनन आपने जाना होगा, प्लान्स आप बना चुके होंगे कि कुछ काम भी हैं, कुछ तकरीबात भी हैं और ख़ास तौर पे शॉपिंग का प्लान यूजुअली लोग वीकेंड के लिए बनाते हैं। आज अगर आप किसी भी मॉल या शॉपिंग सेंटर या मार्केट, कारोबारी मार्केट का अगर आप रुख करेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इट्स गोइंग टू बी सुपर बिजी। आमतौर पे जो वर्किंग लोग भी होते हैं उनके लिए भी ज़रूरी होता है कि वो अपनी छुट्टी वाले दिन जाकर पूरी ग्रोसरी की लिस्ट कर लें। तो चाहे आप ग्रोसर के पास जाएं, चाहे आप कपड़ा मार्केट में चले जाएं, चाहे आप सैलून में चले जाएं, आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा, आपको आराम से जगह नहीं मिलेगी। बच्चों को भी ये तलकीन की जाती है कि आने वाले हफ्ते में अगर कोई आर्ट शो आ रहा है, कोई चार्ट पेपर चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए, मैप्स चाहिए, सब कुछ अभी बताओ, क्योंकि अम्मी अब्बू के पास सिर्फ वीकेंड का वक्त है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम है कि जब हम मार्केट्स में जाते हैं तो आप अक्सर जगह देखेंगे कि आपको पार्किंग की जगह नहीं मिल रही, आपको चलने के लिए पेडेस्ट्रियन जो वॉकवेज़ है उसके अंदर जगह नहीं मिल रही। और उसकी एक बड़ी वजह होती है कि वहाँ पे वक्ती तौर पे बहुत सारे कारोबारी ठेले, हॉकर्स, स्ट्रीट फूड वेंडर्स एट्सेट्रा वहाँ पे मौजूद होते हैं। बारहा कोशिश की जाती है इसको क्लीन अप करने की, लेकिन थोड़े अरसे बाद कुर्सियाँ दोबारा लगती हैं, स्टॉल वापस आता है और दोबारा ये लोग अपना कारोबार शुरू कर देते हैं। इनका तकाजा ये होता है कि मेहनत का तबका कहाँ जाए, आखिर ये अगर रोज़ाना अपनी दिहाड़ी लगाना चाहते हैं तो क्या करें। कल मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग एक और रील नज़र आई जहाँ पे कोई कह रहा था 10-10 रुपये, 10 रुपये तो नहीं कह रहा था, 10-10 की आवाज़ आ रही थी। और पता ये चला कि वो कोई पाकिस्तान नहीं है, रावलपिंडी नहीं है, ये हो रहा है यूके में। देसियों ने जाके देसी स्टाइल की वहाँ पे भी जो ना हॉकर्स और शॉप्स लगा ली हैं। लेकिन इसकी वजह से इंस्टिगेट हुआ है इंक्रोचमेंट की बारी, क्योंकि देखने में आया है कि इसी तरह चाहे आप मार्केट स्पेसेस में देखें, चाहे आप खाली प्लॉट पे देखें, लोग काबिज़ होते हैं, वहाँ पे छोटा मोटा कोई कारोबार शुरू होता है और देखते ही देखते वो परमानेंट हो जाता है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले इसी तरह की इंक्रोचमेंट एक्टिविटी कराची की बहुत ही तारीखी एम्प्रेस मार्केट में भी हुई थी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जब ओहदेदारान ने ये ऑपरेशन किया तो एम्प्रेस मार्केट के अंदर से वो जो आप खोके या जिनको आप इम्परमानेंट स्ट्रक्चर समझते थे, 3 मंजिला 4 मंजिला परमानेंट स्ट्रक्चर्स वाली दुकानें नज़र आई हैं एंड दे हैड टू बी टेकन डाउन। आपको बताते चलें कि पंजाब में भी इसको बड़ा सीरियसली लिया गया है एंड दे हैव अप्रूव्ड द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025। ये एक लैंडमार्क एंटी इंक्रोचमेंट लॉ है। बहुत सारे ऐसे मामला जिसमें लोग आकर बसते हैं, स्लम एरिया होता है, झुग्गियाँ लगाई जाती हैं और फिर थोड़े ही अरसे बाद या तो वो मार्केट स्पेस बन जाती है या प्लाजा बन जाता है, या वहाँ से लोगों को हटाना नामुमकिन हो जाता है। स्लम्स अपने आप में एक बिजनेस मॉडल है, आपको पता होना चाहिए। जो सरमायादार तबका है इनसे बाकायदा कुंडे वाली इनको इलेक्ट्रिसिटी देकर पानी और बिजली इनके पास मैसर होती है और एक स्टैंडर्ड रेट पे मिल रही होती है। ये कराची में, पाकिस्तान के बड़े शहरों में ऑलरेडी हो रहा है। तो पंजाब अब इसके लिए क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कि डेकेड्स लॉन्ग जो ये तनाज़ा है इसी को ख़त्म करते हैं। लैंड ग्रैबिंग का अगर कोई इशू सामने आता है और सिटीज़न की प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाकिस्तान में नहीं रहते या उस इलाके में नहीं जाते जहाँ आपकी प्रॉपर्टी है और थोड़े अरसे बाद जाके आपको पता चले कि कागजात तो आपके पास है लेकिन उसके ऊपर कोई और काबिज़ हो गया है, उसने नकली कागजात भी बना लिए हैं, तब आप इस लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि ऑल इंक्रोचमेंट केसेस 90 दिन के अंदर अंदर इसको रिजॉल्व होना ज़रूरी होगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के ज़रिए। अपील्स कैन बी फाइल्ड बिफोर अ स्पेशल ट्राइब्यूनल हेडेड बाय अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज ऑल्सो बाउंड टू डिसाइड बाय 90 डेज़, यानी 90 दिन के अंदर रिज़ल्ट आना ज़रूरी है। वरना अक्सर आप देखें कि इस तरह के जो तनाज़ात होते हैं वो महीनों नहीं तो सालों खिंचते चले जाते हैं। लगता है दादाजी ने केस फाइल किया था, पोते को शायद उसका रिज़ल्ट मिल सके। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इसके अलावा जैसे ही डिसीजन हो जाता है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर जो फरीक जिसका क्लेम सही साबित हुआ है, लैंड उसके कब्ज़े में आ जाएगी। गवर्नमेंट ने इसके अंदर डिजिटल ट्रांस टूल्स को भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की ताकि ओनरशिप किसकी है, किसके नाम पर वो ज़मीन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स होंगे जी। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स की जाएगी इन केस कोई जो फरीक है वो पाकिस्तान में मौजूद ना हो। इसके अलावा ये ऑडिशन पोजिशन है एज अ मेजर स्टेप फॉर पुअर पीपल, यानी जो अंडर सर्व्ड हैं, जो बेचारे परेशान हो जाते हैं, जिनको लगता है कि घर में कोई मर्द नहीं है या हमारे पास इतने वसाइल नहीं है तो हम क्या करें। इसकी मज़ीद इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वकास, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग
बिंग है, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि इंसान घर क्या अगर कोई दुश्मन हो तो उससे कैसे लड़ेगा। यानी आम तौर पे ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि दो फरीक हैं, एक दूसरे को नहीं जानते, एक किसी की प्रॉपर्टी पे काबिज़ हो गया है तो इसका झगड़ा होगा और उसका फ़ैसला 90 दिन के अंदर होना है। लेकिन अगर बहन भाइयों की को ओन्ड प्रॉपर्टी है और भाई उसके ऊपर काबिज़ हो जाए तो क्या बहन या दूसरे बहन भाई अपना क्लेम दाखिल कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से दिस इज द फाइनेस्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन ऑन द पार्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जिस तरह आपने अपने एंट्रो के अंदर सारी बात की, कमिंग टुवर्ड योर क्वेश्चन मोर स्पेसिफिकली कि इसके अंदर अगर एक जॉइंट वेंचर है, एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो उसके अंदर अगर बहन भाई हिस्सेदार है, देन व्हाट कम नेक्स्ट लीगली वो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो वो अपनी पार्टीशन करवाएंगे अपनी टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर, जो कि सिविल कोड करेगा। ये जो मामलात हैं ये सारे डील किए जाएंगे टू द एक्सटेंट ऑफ द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ये जो कानून बनाया गया है ये तहफ़्फ़ुज़ उन लोगों को देगा, उस बेवा को, उस यतीम बच्चे को, या उस गरीब या हारी को या किसान को, कि जिनकी प्रॉपर्टी पे 2-2, 4-4, 10-10 सालों से लोग कब्जे करके बैठे हैं। या हमारी सोसाइटी में बासर लोग हैं जो दूसरों की जो माफिया हैं या गैंग्स हैं जो दूसरों की प्रॉपर्टियों पे कब्जा कर लेते हैं, उन लोगों को उन प्रॉपर्टी से कब्जों को वागजा करवाने के लिए कानून बनाया गया है। और ये कानून बड़ी एफिकेसी के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है। स्पेसिफिकली जिस चीज़ की तरफ आपने इशारा किया, जो DRC जो डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई गई है, इसके अंदर 6 लोग हैं जिसको हेड करेंगे या सुपरवाइज करेंगी डिप्टी कमिश्नर, और उसके साथ DPO, फिर उसके बाद ADCR, कंसर्न AC, कंसर्न DSP और SHO। तो मैं ये समझता हूँ ये एक बड़ी खूबसूरत लेजिस्लेशन थी। इसमें सिदरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि एक आम आदमी के लिए कानून साजी की गई। जिस चीज़ की तरफ आपने इंडिकेशन की कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो दादे का इंसाफ एक पोते को मिलता था सिविल कोर्ट में, क्या पोते को भी इंसाफ मिलेगा? दैट वाज आल्सो अ बर्निंग क्वेश्चन फॉर वन सेल्फ बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते थे कि वकला की फीसेस, फिर क्लर्क्स की फीसेस, फिर अदालतों के दरवाजे खटखटाने। इसमें मैं अपना पर्सनल आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूं, माय दादा वेंट इनटू डिस्प्यूट और एक इसी तरह की लैंड के ऊपर, और मेरे दादा का इंतकाल हो गया, जो उनके फरीक थे उनका इंतकाल हो गया। माय फादर एंड हिज सन, उनको आउट ऑफ कोर्ट ही इसको सेटल करना पड़ा क्योंकि कोर्ट से तो इट वाज जस्ट गोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। लेकिन वकास, उसी दौरान मैंने कुछ और इस्तलाहात सुनी जिसके बारे में मैं जानना चाहूँगी आपसे। अच्छा, हर जो फरीक होता है वो अपने आप को लॉफुल क्लेमेंट समझता ज़रूर है, ये और बात है कि फिर कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। कुछ लोग तो बड़ा आंखों में धूल झोंकते हैं, उनके पास पेपर्स ही नकली होते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें ये पगड़ी सिस्टम के ऊपर, क्योंकि पगड़ी सिस्टम्स के तहत जो लोग क्लेमेंट्स वहाँ पे बैठे होते हैं ना, वो कहते हैं कि जी हम तो राइटफुल ओनर हैं, हम पैसा देते रहे हैं, लेकिन ना वो प्रॉपर्टी को बिकने देते हैं, ना दूसरे का क्लेम उसके ऊपर होता है, और ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ फंसी हुई हैं पाकिस्तान में। इसके बारे में कुछ बताइए मुझे। देखिए जी, हमारी सोसाइटी के अंदर ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, बिलखसूस पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर भी पगड़ी ली जाती है। पगड़ी मीन इन द सेंस के सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाएं। आप जब भी किसी प्रॉपर्टी में जाके एज अ टेनेंट प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करते हैं, उसकी पोजेशन को, तो आपने वहाँ पे एक अच्छी खासी अमाउंट जो है बतौर सिक्योरिटी सबमिट करते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टेनेंसी, एग्रीमेंट ऑफ टेनेंसी में, कि जब आप वो प्रॉपर्टी छोड़ेंगे, आप एवैक्यूएट करेंगे, तो आपकी जो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी है वो रिटर्न कर दी जाएगी। लेकिन कुछ लोग, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उसकी पोजेशन को एवैक्यूएट करते ही नहीं, छोड़ते ही नहीं, और अल्टीमेटली फिर जो रियल ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी है वो जाके अदालतों का दरवाजा खटखटाता है, रेंट ट्रिब्यूनल के सामने जाके एप्लीकेशन फाइल करता है। उस एप्लीकेशन का जो लीगल प्रोसेस है, फॉर्मेट है, उसको फॉलो करते करते भी कई साल गुजर जाते हैं। अब इसी तरह इस कानून की खूबसूरती ये है कि 90 दिन के अंदर फैसला करे। और इस कानून की सबसे खूबसूरत बात यह है कि सेक्शन 7 के तहत एक आम शहरी जिसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया गया है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, विदाउट पेइंग फीसेस टू द लॉयर्स एंड बैरिस्टर्स, ही कैन नॉक द डोर ऑफ DRC, जो डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी के सामने पेश होकर अपनी एक सादा एप्लीकेशन लिखे, और उस एप्लीकेशन के साथ अपना कोई भी एविडेंस रिलेटिंग टू और पर्टेनिंग टू द ओनरशिप ऑफ द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी वो लगाता है। थोड़ी सी और मैं वजाहत चाहूँगी, मुझे बताएं कि ये यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये तो खदो खाल हमारे सामने, लेकिन हम चाहेंगे कि कोई भी लॉ ऑब्जेक्टिव भी हो ना। अब इसमें सवाल यहाँ पे अक्सर ऐसी प्रॉपर्टीज़ का भी आएगा कि क्लेमेंट बेशक बिल्कुल हक बजा है,
जैसे कोई बेवा हो सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं। लेकिन अगर टेनेंट, जैसे पूरी दुनिया में टेनेंट के भी तो हुकूक होते हैं ना, पगड़ी में आई एम नॉट श्योर कि ये सिर्फ टेनेंसी का होता है। कई लोग समझते हैं कि पूरी प्रॉपर्टी की लेन देन पगड़ी के ऊपर हुई है, यानी वी आर राइटफुल ओनर्स ऑफ इट, वी आर नॉट टेनेंट्स। तो इस पर भी थोड़ी वजाहत कीजिएगा। दूसरा, अगर कोई टेनेंट 10, 20, 25 साल से किसी जगह बसा हुआ हो तो वो तो अपने आप को राइटफुल ओनर कहता है। वो कहता है जी मेरे राइट्स है, मैं 90 दिन के अंदर अगर आपने कर भी दिया और यहाँ पे लिखा है कि अगर रिजल्ट आ जाए तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपने जगह खाली करनी है, वो टेनेंट कहेगा मैं 24 घंटे के अंदर कहाँ जाऊँ? तो फिर इसका क्या जवाब बनेगा? देखें, दो चीजें हैं। एक तो जो आपने पगड़ी की बात की, पगड़ी हमेशा एडवांस अमाउंट को ही कंसीडर किया जाता है जब भी हम एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टेनेंसी को एनेंशिएट करते हैं या फ्रेम करते हैं। लिहाजा वो तो अगर कोई शख्स मुकम्मल पैसे दे के बैठा हुआ है तो वो तो एग्रीमेंट टू सेल में जाए या एग्रीमेंट ऑफ सेल में जाए, मौदा बैक अंदर जाए। अच्छा, दूसरी बात जो आपने बात की कि जो लोग 10, 15 सालों से बैठे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, एक शख्स जो है उसने किसी दूसरे शख्स से प्रॉपर्टी में एक 2 कनाल 10 कनाल जमीन ले ली और उसमें वहां अपना स्कूल इस्टेब्लिश कर दिया, और उसके बाद वो दूसरा फरीक ये चला गया कि मुझे मेरी पोजेशन दी जाए, कब्जा वागुजार किया जाए। तो उसका एक लीगल प्रोसेस है कि जब भी एग्रीमेंट ऑफ टेनेंसी होगी एटलीस्ट 2 महीने का प्रायर नोटिस सर्व किया जाएगा एटलीस्ट। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि उसके अंदर तो उस एग्रीमेंट की खूबसूरती ये है कि उसके प्रोज एंड कॉन्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को, स्टिपुलेशन को अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा, ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा और बाइट भी करना पड़ेगा। और उसमें डीआरसी कुछ नहीं कर सकती माँ सवाई के अगर 2 महीने का प्रायर नोटिस दे दिया गया फिर भी उस शख्स ने हीले बहाने करता रहा, उस प्रॉपर्टी की पोजेशन को हाली ना किया, कब्जा ना छोड़ा, उस सूरत में जाके फिर डीआरसी उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी। लिहाजा जो लोग एग्रीमेंट टू सेल करके बैठे हैं या एग्रीमेंट ऑफ टेनेंसी में है, किसी किस्म का भी उन्होंने किराएदारी का मुआहदा किया है, एग्रीमेंट में जो स्टिपुलेशंस लिखी गई उसके मुताबिक अगर नोटिस भी सर्व कर दिया गया 3 महीने का, 6 महीने का, फिर भी उन्होंने वो घर या मकान या कोई भी चीज थी वो हाली ना किया तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लेगी ये टीआरसी। अदरवाइज बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसको इतना कॉम्प्रिहेंसिवली बताया वकास, और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एक सिनेरियो है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये वाकई एक लैंडमार्क लॉ है जिससे एंटी इंक्रोचमेंट, जो लीगल एयर्स हैं वो बेचारे रुलते रहते हैं। कई दफ़ा ये टेनेंसी रिलेटेड बात जो भी हमने की, ये मामला अगर कोर्ट में चले जाएँ तो किराया भी कोर्ट में ही जमा हो रहा होता है, तो बेचारा जो मालिक मकान है वो किराए से भी जाता है, वो एक लंबे प्रोसेस में पड़ जाता है और उसकी नस्लें कोर्ट के चक्कर लगाती रहती हैं तारीख पे तारीख पे। तो दिस इज़ अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक विद मोर स्टोरी।